नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं करने का दिया आदेश। परिसर में छेड़छाड़ करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बताया उल्लंघन। विधानसभा चुनावों की तारीखों का चुनाव आयोग ने किया ऐलान। 12 नवंबर को हिमाचल में एक ही चरण में पड़ेंगे वोट, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी को ममता बनर्जी के खिलाफ मिला सबूत। माणिक भट्टाचार्य के घर से मिला ममता के नाम का लिखा पत्र। पत्र में 7-7 लाख में नौकरी देने का जिक्र। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का एक बार फिर बड़ा एक्शन। दिल्ली के 25 ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। कई बड़े शराब कारोबारियों पर कसा शिकंजा। बिहार में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी। बिल्डर और होटल कारोबारी गब्बू सिंह और उनके स्टाफ के कुल 31 ठिकानों पर पड़ा छापा। आज की सबसे पहली खबर में बात ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के बड़े फैसले की। ज्ञानवापी मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर पिछले शुक्रवार को फैसला आने वाला था, लेकिन फैसला टल गया और आज फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने से इनकार कर दिया है और इस मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखने को कहा है, इसीलिए कोई छेड़खानी नहीं होगी। हिंदू पक्ष इस बात से नाराज हो गया है और सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। डॉक्टर साहब, कार्बन डेटिंग से इनकार हिंदू पक्ष के लिए कितना बड़ा झटका? ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये समझ में नहीं आई बात कि बनारस कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो पहले ही आ चुका था जी। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले से आया हुआ था, फिर बनारस के कोर्ट ने इस मामले पे इतनी सुनवाई क्यों की, इतना वक्त जाया क्यों किया? दिक्कत क्या है? 2 चीजें कही गई। एक कि कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और लोगों की भावनाएं वो आहत हो जाएंगी। हिंदुओं के भोलेनाथ ये शिवलिंग वर्षों से वजू खाने में पड़ा था, हिंदुओं की भावना आहत नहीं हुई। वहां पे हर दीवार, हर पत्थर, हर मूर्ति चीख चीख के गवाह दे रही है कि वो एक हिंदू मंदिर है। और वहां वजू खाने में जो पत्थर है, जिसे मुस्लिम पक्ष की तरफ से फव्वारा कहा गया, वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा। अजीब मुल्क है ये। यहाँ सच को छिपाने में तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस आगे आ जाते हैं। मामला बहुत ही सिंपल है कि क्या जिस परिसर में मस्जिद नुमा स्ट्रक्चर है, वहाँ पहले मंदिर था या नहीं, और इस सच्चाई का पता लगाने के लिए साइंस से बेहतर कोई दूसरा तरीका तो हो नहीं सकता। कार्बन डेटिंग हो सकता है, एएसआई की तरफ से वहाँ पे खुदाई हो सकती है, साइंटिफिक एविडेंसेस निकाले जा सकते हैं उसी जगह से। लेकिन ऐसा लगता है कोर्ट को सच पसंद नहीं। ऐसा लगता है कानून यहाँ पे लोगों के भावनाओं को मद्देनजर रखकर फैसले लिए जाते हैं। ये तो अनूठा अजूबा मुल्क है हमारा। कहने को वैसे हम हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में रहते हैं, लेकिन हर बार ये देखा गया है कि हिंदुओं के खिलाफ ही इंस्टीट्यूशंस
खड़ी हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, कार्बन डेटिंग करने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिससे हिंदुओं को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं आज विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है और तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग ने 12 नवंबर को हिमाचल में वोटिंग डेट फाइनल की है और चुनावों के नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएंगे। चुनाव एक ही चरण में पूरा किया जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही हिमाचल में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। डॉक्टर साहब, तारीखों का ऐलान हो गया है, आगे क्या? देखिए, तारीखों का ऐलान हो गया। लोगों को ये एक्सपेक्टेशन था कि गुजरात और हिमाचल का चुनाव एक साथ हो, लेकिन कई सारी थ्योरीज आ गई है बाहर कि भाई गुजरात को क्यों लेट से किया जा रहा है, एक साथ चुनाव क्यों नहीं हो सकते, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है। दिक्कत क्या है, समझने की बात है। ठंड का मौसम है, आधा से ज़्यादा इलाका हिमाचल प्रदेश का अगले 1-2 सप्ताह के बाद वो स्नोफॉल के चपेट में आने वाला है। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से लेके कम्युनिकेशन के तमाम जो चीज़ें जो हैं, लोगों के आने जाने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और ऐसे में गांव-गांव तक, ये कोई दिल्ली है नहीं, ना कोई बिहार यूपी की तरह प्लेन इलाका है। यहाँ मालूम चलता है कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को पोल कराने के लिए मीलों मील पैदल चलना पड़ता है, वो भी ऊंची पहाड़ी पे। कभी आप उत्तराखंड या हिमाचल की तरफ अगर आप गए होंगे तो आपको मालूम चलता होगा कि ऊपर टीले पे, पहाड़ी के ऊपर एक गांव बसा हुआ है, उनको भी वोट दिलवाना होता है। तो ये जो टाइम अलग अलग हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो अपर इलाका है, जो जहाँ पे स्नोफॉल्स होते हैं, वहाँ पे ठंड पड़ने लग जाएगी। इसलिए वहाँ पे जल्दी ये सारा चीज़ जो है, वैसे तो 70-80 दिनों का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, लेकिन देखिए इसको घटा करके 57 डेज कर दिया गया। चुनाव आयोग हिमाचल में जल्द से जल्द चुनाव इसलिए करवाना चाह रहा था या चाह रहा है क्योंकि वहाँ के वेदर कंडीशन को देखते हुए गुजरात पे समय पे चुनाव होंगे। बताया जा रहा है कि 8 तारीख को जो गिनती होने वाली है 8 दिसंबर को, उससे पहले गुजरात चुनाव भी खत्म कर दिए जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ चुनावी बिगुल बज रहा है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की गिरफ्तारी का बिगुल भी बजता दिख रहा है। बंगाल के 5000 करोड़ के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने ममता बनर्जी के नाम पर लिखे एक पत्र को जब्त किया है, जिसमें बहुत ही तगड़ा खुलासा हुआ है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में लोगों से तगड़े पैसे वसूले गए। 44 उम्मीदवारों से 7-7 लाख रुपए लेकर उन्हें नौकरी बेची गई थी। ये सारी जानकारी ममता को लेटर के जरिए दी गई थी। ईडी को यह पत्र तब मिला जब 22 जुलाई को माणिक भट्टाचार्य के घर की तलाशी ली गई थी। डॉक्टर साहब, क्या ममता बनर्जी के खिलाफ इसे बड़ा सबूत माना जाए? बिल्कुल बड़ा सबूत है ये। पार्थो चटर्जी ममता बनर्जी के खासम खास व्यक्ति और माणिक भट्टाचार्य टीएमसी का बड़ा लीडर, पलासपारा का वो बाकायदा विधायक भी है, और ये साथ ही साथ पश्चिम बंगाल प्राथमिक एवं माध्यमिक बोर्ड का ये चीफ भी रहा है। मतलब उसको सारी जानकारियां थी। और जब छापेमारी होती है तो कैसी चिट्ठी सामने आती है जिसमें मालूम चलता है कि ममता बनर्जी को ये चिट्ठी लिखी गई, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 7-7 लाख रुपए लेकर के यहाँ पे फर्जी तरीके से टीचर की बहाली हो रही है। ममता बनर्जी को मालूम था कि क्या हो रहा है। चूंकि इसमें पूरा का पूरा रैकेट, पूरा तंत्र इस घोटाले के पीछे टीएमसी के लोग थे, तो शायद ममता बनर्जी को लगा कि उन्होंने आंख बंद कर दिया। पार्थ चटर्जी को, जो खुद को ममता के बाद नंबर 2 का लीडर खुद को बताते हैं, वो इन्वॉल्व। तमाम कार्यकर्ता, ये बात कैपिटल टीवी के दर्शक जानते हैं। इस बात को हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि बिना टॉप लीडरशिप के जाने हुए ये टीएमसी के कार्यकर्ता, उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता, उसके मंत्री, तमाम लोग इस रैकेट में हैं। और कोई ये कहे कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को इसके बारे में जानकारी ना हो, ये बात उचित लगती नहीं है। ममता बनर्जी को मालूम था और ये बात एजेंसीज को भी मालूम है कि बहुत ही, इनफैक्ट हाई कोर्ट के तरफ से ये बात कही गई कि इससे
वेल ऑर्गेनाइज्ड घोटाला आज तक उन्होंने देखा ही नहीं। तो अब ईडी के पास एक ऐसा सबूत मिला है उस चिट्ठी के जरिए कि ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने की अब पूरी चांसेस बन गई है। जी डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी के नेता ने ममता को जेल भेजने का सबूत ईडी को दे दिया है, तो वहीं शराब घोटाले में भी ईडी सबूत पर सबूत जुटाने में लग गई है। शराब घोटाले में लगातार चल रही छापेमारी रुक नहीं रही है। ईडी ने आज दिल्ली के 25 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कई बड़े बड़े शराब कारोबारियों के ठिकाने और उनके घर शामिल हैं। यानी कि केजरीवाल सरकार की मुसीबतें ईडी कम करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब, ईडी की तरफ से लगातार छापेमारी क्यों की जा रही है? वो इसलिए की जा रही है कि कल अमित अरोड़ा नाम के एक शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया। यह अमित अरोड़ा शख्स वही है जिसका एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। ये एक शराब व्यापारी है और जो शराब घोटाले के जो आरोपी हैं उसमें आरोपी नंबर 7 है। और वो उस स्टिंग ऑपरेशन में जो बातें बता रहा था उससे ये साफ है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक कार्टेलाइजेशन के जरिए लोगों से जो शराब की दुकानें हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे कैश में पैसे लिया करता था। अब वो भी आरोपी हैं, तो जब पूछताछ हुई होगी तो खुद को बचाने के लिए उसने सारे प्रकल्प के बारे में बताया होगा कि भाई किस तरह से क्या किया जा रहा है। उसने जगह, नाम, पता, ठिकाना सब बताए और इसलिए ईडी आज सवेरे सवेरे आ धमकी। 25 लोकेशन किन किन के यहाँ? तो जो L1 लाइसेंसीज है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, जिससे सीधा सीधा पैसा कलेक्ट करके आम आदमी पार्टी के पास जाता था, उन लोगों के ठिकाने पे, और रिटेल शॉप वाले जो कैश में सारा डीलिंग करते थे, जहां से पैसा जनरेट होता था, उनके ठिकानों पे। तो 25 ठिकानों के ऊपर ये छापेमारी हुई है, जहां से ऑब्वियसली अब इतना दिन बीत गया है, इतनी कार्रवाई हो रही है, तो वहां नोटों का जखीरा तो मिलेगा नहीं, नोटों का पहाड़ मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे सुराग ज़रूर मिलेंगे, ये उम्मीद करनी चाहिए, जिससे केजरीवाल सरकार की, मनीष सिसोदिया की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मुझे हैरानी है कि अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया, ये दावा करते हुए कि ईडी के 25 जगहों पे जो छापेमारी हुई है उसमें कुछ नहीं मिला। अदरवाइज़ हर दिन ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि 100 छापेमारी हो गई लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। पता नहीं अरविंद केजरीवाल के सूत्रों ने बताया हो कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिल चुकी हैं जिससे मनीष सिसोदिया की गर्दन नप सकती है। जी डॉक्टर साहब, दिल्ली में ईडी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं बिहार में आईटी ने भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करने का जिम्मा उठा लिया है। आयकर विभाग ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी बिल्डर और होटल कारोबारी गब्बू सिंह और उनके स्टाफ के कुल 31 ठिकानों पर छापेमारी की है। गब्बू सिंह के ठिकानों को बारीकी से खंगाला गया है। इस दौरान जांच एजेंसी को कई अहम सबूत हाथ भी लगे हैं। गब्बू सिंह जेडीयू के गलियारों में जाना माना नाम है। जेडीयू के नेताओं के साथ उनके बेहद करीबी रिश्ते हैं, जिससे नीतीश की टेंशन बढ़ गई है। डॉक्टर साहब, बिहार के सारे भ्रष्ट नेता बेनकाब हो रहे हैं। देखिए, अब लगता है बिहार का ही नंबर आ गया है। किस तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री तेजस्वी यादव के परिवार के ऊपर चार्जशीट और पूछताछ, तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की गई। अब जेडीयू के बड़े बड़े लीडर ललन सिंह, जिन्होंने मंत्री ना बनने की वजह से भारतीय जनता पार्टी से जेडीयू का नीतीश कुमार के रिश्ते तोड़वा दिए, अब उनके बहुत ही सगे व्यक्ति को जो है वो रडार पे लिया गया है। दिक्कत क्या है? ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुस्तान के अंदर में जो ऑपरेट करती हैं, ये राजनीति कम घोटाला ज़्यादा करते हैं। सब एक से बढ़कर एक बेईमान, भ्रष्ट और चोरी करने वाले नेताओं को हिंदुस्तान की जनता ने अपने सिर पे बिठा रखा है। और दिक्कत क्या है? पता नहीं हिंदुस्तान की राजनीति में कैसी बीमारी आ गई है, कैसा घून लगा हुआ है
कि भाई कट्टर ईमानदार कहने वाला जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला आया था वो भी घोटालों का भरमार लगा दिया दिल्ली के अंदर में, छोटे से राज्य में। अभी समझिए कि किस लेवल पे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार जो है वो कोने कोने में रच बस गया है। इसलिए जो प्रधानमंत्री ने जो आवाज़ लगाई 15 अगस्त को कि हिंदुस्तान के विकास में दो बाधक, एक परिवारवाद की राजनीति और दूसरा भ्रष्टाचार, और ये परिवारवादी राजनीति और भ्रष्टाचार ये दोनों भी एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। तो अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है कि भाई हमें एक फाइनल लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है, और ये जो पकड़ धकड़ हो रही है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में का IAS ऑफिसर पकड़ा गया है, नोटों का पहाड़ निकल रहा है उसके घर से। तो वो सारे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो इसी मिशन क्लीन का जो है वो हिस्सा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।